राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री को लेकर मंथन शुरू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अर्जुन राम मेघवाल रेस में सबसे आगे। गजेंद्र शेखावत और दिया कुमारी के नाम पर भी लग सकती है मुहर। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर नतीजे आज। रुझानों में जेपीएम ने बहुमत के आंकड़े को किया पार। एमएनएफ 10 सीटों पर सिमटी, बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को महज 1 सीट। तेलंगाना में जीत के बाद कांग्रेस में मंथन जारी। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे सीएम पद का फैसला। साइक्लोन मिचोंग के चलते चेन्नई में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। एयरपोर्ट के रनवे पर भरा पानी। रात 11 बजे तक बंद की गई सभी उड़ानें। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की सदस्यता बहाल। सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा का निलंबन किया रद्द। फर्जी हस्ताक्षर मामले में गई थी मेंबरशिप। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। दरअसल 3 हिंदी पट्टी के राज्य, खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बीजेपी को प्रचंड बहुमत। वही तेलंगाना में कांग्रेस का दबदबा। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आकलन और आंकड़े जुटाए जा रहे थे वो तमाम आंकड़े ध्वस्त हो चुके हैं। और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वापसी की, अपने आप में अभूतपूर्व। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि मोदी मैजिक कभी खत्म नहीं हुआ है। संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन सत्र के शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राज्यों में मिली जीत का जिक्र किया और साथ ही विपक्ष की हार पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग हार गए हैं वो हार का गुस्सा संसद में ना निकालें। संसद में इस दौरान बार बार मोदी सरकार के नारे लगते रहे, लेकिन विपक्ष को 3 महत्वपूर्ण राज्यों में मिली हार के कारण क्या है? देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपनी हार के कारणों पर विचार जरूर करेगी कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। राजस्थान में फिर बदला राज। कमल के आगे नहीं चला हाथ का जादू। सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी काबिज। सबसे पहला कारण गुटबाजी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कलह से तो हर कोई वाकिफ है और इस कलह की शुरुआत 2020 से ही हो गई, जब सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ मानेसर चले गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी की खींचतान तब से ही चली आ रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव 2023 से पहले केंद्र आलाकमान ने दखल देकर दोनों के बीच मनमुटाव दूर कर दिया, लेकिन कहने को तो दोनों साथ थे, लेकिन मन ही मन दोनों मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। पूरे चुनाव के दौरान अशोक गहलोत साफ कहते नजर आए कि सीएम की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। ऐसे में युवा कार्यकर्ता जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे, वो निराश नजर आए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ इसी तरीके का नजारा दिखा। छत्तीसगढ़ में 2018 में चुनाव जीतने के बाद 2.5 साल के लिए भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने की सहमति थी, लेकिन पूरे 5 साल तक भूपेश बघेल सीएम पद पर रहे। वहीं टीएस सिंहदेव को आखिरी समय में उप मुख्यमंत्री का पद देकर खुश करने की कोशिश की गई और इसका असर चुनाव में भी दिखा। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद से कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कभी भर नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने गुटबाजी से बचने के लिए कोई सीएम फेस घोषित नहीं किया, बल्कि पार्टी के बड़े नेताओं समेत सांसदों को मैदान में उतार दिया।
दूसरा बड़ा कारण नेताओं के द्वारा दिए बयान। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश कांग्रेस पर ही भारी पड़ गई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को झूठों का सरदार कहा था। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती और जेब कतरा कहा। और इस बदजुबानी का परिणाम कांग्रेस ने 2019 में भी देखा था, जब राहुल गांधी ने नारा दिया चौकीदार चोर है, लेकिन प्रधानमंत्री ने मैं भी चौकीदार कहकर नारे को ही पलट दिया और दोबारा प्रधानमंत्री बने। और इस तरीके के नजारे हमने इतिहास में भी देखे हैं। 1971 में दिया गया नारा इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा गांधी ने इसे पलटते हुए कहा कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, और यह कारगर साबित हुआ। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन कांग्रेस ने इन सब से कुछ नहीं सीखा और प्रधानमंत्री मोदी को लगातार टारगेट करती रही। नेतृत्व में विश्वास की कमी। कांग्रेस के भीतर ही अपने नेतृत्व पर विश्वास की कमी नजर आई। हालांकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसमें भारी हुजूम भी देखने को मिला था, लेकिन यह हुजूम वोटों में तब्दील नहीं हो सका। वहीं कांग्रेस ने जिलेवार तरीके से पर्यवेक्षक भेजे जरूर थे, और पर्यवेक्षक ने जो रिपोर्ट कार्ड विधायकों को सौंपी थी, उसमें से कई ऐसे विधायक थे जिनसे जनता खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उन विधायकों को भी टिकट दिया। वहीं इस बार कांग्रेस बहुत कम परिवर्तन किए, पिछले बार के प्रत्याशियों को ही फिर मैदान में उतारा था। इसके अलावा पेपर लीक, मोदी बनाम गहलोत की लड़ाई, लॉ एंड ऑर्डर, कन्हैयालाल हत्याकांड जैसे मुद्दे भी कांग्रेस की हार का कारण बने। लेकिन अब कांग्रेस के ही कुछ नेता अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं पर हार का ठिकरा फोड़ रही हैं, जिसमें दूदू विधानसभा से बाबूलाल नागर ने अपनी हार का ठिकरा सचिन पायलट के सिर पर फोड़ा और कहा कि सचिन पायलट की वजह से उनकी बैंड बच गई। वहीं ओएसडी लोकेश शर्मा ने भी इसका जिम्मेदार अशोक गहलोत को ठहराया और कहा कि यह कांग्रेस की नहीं, गहलोत की शिकस्त है। गहलोत का अनुभव चला न जादू, न पिंक प्रचार आया काम। तीसरी बार सीएम रहते हुए कांग्रेस को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने रहते पार्टी के कभी सत्ता में वापसी नहीं करा पाए। आलाकमान के साथ फरेब, ऊपर से ही फीडबैक ना पहुंचने देना, किसी को विकल्प तक नहीं बनने देना। अब परिपक्व और अपने फायदे के लिए जुड़े लोगों से घिरे रहकर आत्ममुग्धता में लगातार गलत निर्णय लेते रहना। तमाम फीडबैक और सर्वे को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी और अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को उनकी स्पष्ट हार को देखते हुए भी टिकट दिलवाने की जिद हार का कारण रही। आज के नतीजे तय थे। मैं पहले ही मुख्यमंत्री को ये बता चुका था, कई बार आगाह कर चुका था, लेकिन उन्हें कोई ऐसी सलाह या ऐसे व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए था जो सच बताए। बहरहाल उधर राहुल गांधी का कहना है कि विचारधारा की यह लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। चलिए, हार का जिम्मेदार कौन? कुल मिलाकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात है। चर्चा शुरू करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शामिल हुए, हेमंत गोयल साहब जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, नमित जैन साहब जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता है और काफी अच्छा मुखर प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। भीमराज जाखड़ साहब मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वहीं सूर्य पीठाधीश्वर फक्कड़नाथ जी महाराज मेरे साथ जुड़े हैं। तमाम मेहमानों का नवतेज टीवी में स्वागत है। और सबसे पहले भीमराज जाखड़ साहब, आप ही के पास आना चाहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि योजनाएं, तमाम बातें, तमाम चीजें, तमाम घोषणाएं और एक आंकड़ों का मायाजाल आम जनता ने नकार दिया है। किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए सर, लोकतांत्रिक देश के अंदर प्रजा सबसे ऊपर होती है और जनता माई बात होती है, और जनता ने जो मैंडेट दिए हम उसको स्वीकार करते हैं। और अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की 6 तारीख को हमारे केंद्रीय नेतृत्व के और सीनियर मैनेजमेंट ने जो बैठक बुलाई, उस बैठक के बाद हम कह पाएंगे कि हाँ, कुछ सत्ता और संगठन के तालमेल में या कुछ कोई कमियां रही है तो उसकी समीक्षा की जाए। उस समीक्षा के बाद ही हम तय कर पाएंगे कि उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन जाखड़ साहब, सोशल मीडिया पर सिर्फ फुटबॉल दिखाई दे रही है आपके। कैसे? नहीं सर, ये सारी चीजें तो तभी तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, 6 तारीख को इसके बाद जो समीक्षा बैठक है उसके बाद ही इन सब चीज़ों को दूर किया जाएगा। और इसके बाद में हम क्या कर चाहेंगे, कहाँ हमारे तालमेल में, समन्वय में, कम्युनिकेशन में जो कमी रही है उसके लिए हम चर्चा करेंगे। सर, लोकेश शर्मा का जो फेसबुक पेज है उस पर जो एक पत्र वायरल हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? सर जी, ये मौका प्रस्ती कहूँगा मैं इसको। लोकेश जी को ये बातें कहनी चाहिए थी तो लोकेश जी 2 महीने पहले कह देते, और हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट है उसको भी कह सकते थे, लोकेश जी जा सकते। लोकेश जी को सब जानते भी हैं, लोकेश जी को मैं भी जानता हूं। तो लोकेश जी आज ये कह रहे हैं, ये बात यदि उनको कहनी थी तो दिल्ली जाके भी कह सकते थे। जयपुर में भी हमारे प्रभारी आए थे, जयपुर में भी सीनियर नेता है तो कह सकते थे। तो ये मौका प्रस्ती कहूंगा, उनका मौका प्रस्ती है, मौका प्रस्ती के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन लिख रहे हैं स्पष्ट रूप से वो तो जिम्मेदार अशोक गहलोत हैं।
नहीं तो वो कह रहे हैं, तो मैं इनको यही बात करना चाहूंगा, आपका चैनल पे मैं यही बात करना चाहूँ, लोकेश जो ये बात करनी थी तो हमारे गहलोत साहब से ऊपर हमारे सीनियर नेतृत्व भी है ना, आप जाके उनको ये बात स्पष्ट रूप में कह देते, सर ये कहानी है, ये किस्सा आप बताइए, तो लोकेश जी उस टाइम भी खुल के बोल सकते थे, कौन मना कर सकता है, इस देश के अंदर बोलने पे तो किसी को पाबंदी है ही नहीं, तो आप जाके कह सकते थे क्या दिक्कत थी, पर उनको यानी कि बीजेपी की 5 साल की जो तपस्या थी, जो सड़कों पर उतरी थी, वो कहीं ना कहीं रंग लाई है, ये कहना चाहते हैं? सर जी इसके बीजेपी के अंदर मैं इसके अंदर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, वो बीजेपी खुद कहे, बट मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, तो मैं तो हमारे बारे में ही कहूँगा कि हमारी जो समीक्षा आएगी उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे, और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा जनता का फैसला है वो हम स्वीकार करते हैं। नमी जैन साहब जवाब लेंगे, किस तरीके से देख पा रहे हैं कांग्रेस सरकार का 5 साल का कार्यकाल रहा है और लगातार सवाल खड़े हुए हैं, महिला अपराध का मुद्दा हो, हालांकि योजनाओं को लेकर के एक बार तो तमाम मीडिया, तमाम राजनीतिक पंडित ये सोचने को मजबूर हो गए थे शायद अशोक गहलोत सरकार की जो योजना है उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद राजस्थान में रिवाज बदल जाए, लेकिन जो अंडरकरंट, जिस अंडरकरंट की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है वो अंडरकरंट वाकई में देखने को मिला है। नमी जैन साहब, हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। जो ये नारा दिया जनता ने दिया है, और आप देखिए कल जो दृश्य देखने को मिला, 3 राज्यों में भारी बहुमत से विजय होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। मिशन 2024 जो भारत के सभी लोग, सभी नागरिक ये चाहते हैं प्रधानमंत्री बने मोदी जी वापस 2024 में, उस पर एक मोहर लग गई कल। और आप देखिए कि ये जो चुनाव लड़ा गया ये केवल मोदी जी के चेहरे पर था, हमारी तरफ से एक ही चेहरा था, मोदी है तो मुमकिन है, और वही हुआ। आप राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, जहां एग्जिट पोल तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, वहां कांग्रेस की सरकारों का सुपड़ा साफ हो गया। तो आप ही देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अच्छा किया, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि वो इस तरह से हार गए। लड़ाई झगड़े तो इनके चलते रहेंगे, पूरे 5 साल चले हैं, और जितने 5 साल चले उससे 4 गुना ज्यादा अब चलेंगे। अभी तो फुटबॉल पूरी बाकी है। लेकिन अशोक गहलोत ने तो मतदान के बाद में सीधे तौर पर बीजेपी को टारगेट पे लिया था, अगर ध्रुवीकरण में सफल नहीं हो रही है तो योजनाओं के दम पे हमारे सरकार में, यानी कि सीधा साधा आरोप है आप ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतते हैं। कौन से ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं गहलोत साहब? 5 साल आपको दिखा नहीं? हिंदू त्योहारों पर धारा 144 लगाना, रामनवमी पर रोक लगाना, महावीर जयंती के जुलूस पर रोक लगाना, ठीक है, कौन सा ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान है, यहाँ राम राज्य चलेगा, यहाँ पे सब तरह का धर्म चलेगा। आप रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो महावीर जयंती का जुलूस भी निकलेगा, ताजिए भी निकलेंगे, हम कभी किसी पर रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन जिस तरह से आपने किया वो नहीं चलेगा, और ये राजस्थान की जनता ने दिखा दिया आपको। आप देखिए सम्मानजनक स्कोर पर रह गए। आप तो वाकई में ही, जो आपके मंत्री ने बोला था एक राजेंद्र गुड़ा जी ने फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए, वही आने चाहिए थे, लेकिन बच गए आप। बाकी आप आगे यही हाल होगा, और 2024 लोकसभा में 25 की 25 सीटें भाजपा की आएगी। ये राजस्थान की जनता ने बता दिया है। एक बार फिर से, पिछले 2 बार से 25 सीटें आ रही है, और 2024 में एक बार फिर मोदी रिपीट होंगे, और पहले से ज्यादा सीटें आएंगी। जो आपका ठगबंधन चल रहा है, जो गठबंधन चल रहा है, हमें पता है सारे जितने भी लोग जो नाकारा शक्तियां है, जो नेगेटिव शक्तियां है, वो सारी एक होने वाली है। ये 3 राज्यों की जीत ने दिखा दिया है कि चलेगा तो मोदी ही। भीमराव जाखड़ साहब, सीधा आरोप है तुष्टीकरण, आप इनके ऊपर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हैं या आपके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं? देखो सर, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण दोनों अलग चीजें हैं। पर मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी शिक्षा की बात करेंगे, कभी आप रोजगार की बात करेंगे, कभी आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे, कभी आप मेडिकल की बात करेंगे? देश विकास शिक्षा, रोजगार, एग्रीकल्चर, जहाँ कृषि प्रधान देश है उनसे चलता है। देश का व्यापारियों से चलता है। आप उनकी बात कभी नहीं कर रहे। आप देश को जहाँ विकास इसलिए गौण कर दिया गया कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हो। आप कभी रोजगार की, युवा की, महिला की, छात्र की, मेडिकल की, शिक्षा की, एग्रीकल्चर की बात नहीं करेंगे। आज तक उस सवालों का जवाब नहीं आएगा। मैंने इसी चैनल पे पूछा था कि 3 काले कानून किसके व्याय पे लाए गए, वो जवाब आज तक इनके केंद्रीय नेतृत्व है और इनके द्वारा नहीं गया। क्योंकि जब किसानों को गोलियों से बुंदा जा रहा, मैंने पूछा कि कौन था शरद मराठे, कौन था संजय मरीवाला, उनका जवाब नहीं आया। कौन नोटबंदी किन के इशारों पे की गई, उसका जवाब आज तक नहीं आया। किन के इशारों पे ये महंगाई हो रही है, जब
पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30% कच्चा तेल सस्ता हो गया, आप सस्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ठीक है, आप उन सवालों का जवाब नहीं दे, पर सवाल अभी ये खड़े होते हैं, ठीक है आपकी सरकार आई है, नहीं, ये तो बोलते हैं आप लोगों के लिए, आप हिंदू त्योहारों पर जानबूझ के बैन लगाते हैं। मेरा पूरा करने ये तो आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, हिंदू त्योहारों पर बैन लगाते हैं आप लोग, सीधा आरोप है बीजेपी का। किस बैन की बात करें? कोई बैन लगाया तो आप ये बताओ, जहाँ शांति व्यवस्था बिगड़नी व्यवस्था तभी तो कोई बैन नहीं लगाया, उन पे 144 लगाई है ताकि कल को इस त्योहारों पे कोई दंगा फसाद नहीं हो, कोई अराजकता नहीं फैले, उसके लिए लगाया होगा। और कोई त्योहारों को बैन थोड़ी लगाता, कोई बैन नहीं लगाता सर जी त्योहारों पे। इनको सिर्फ और सिर्फ इनको हिंदुत्व के करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और कुछ नहीं है। आखिर देश का विकास के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, चिकित्सा ये जरूरी है। पर मैं सवाल ये पूछना चाहिए, सवाल ये खड़ा होता है, क्या महंगाई कम कर देंगे? क्या जनता को 400-450 रुपए में सिलेंडर देंगे? क्या जो खाली पद है उनकी भर्तियां तुरंत प्रभाव से हो जाएगी? क्या किसानों के लिए सस्ता यूरिया, डीएपी, क्या यूरिया और डीएपी हिंदुस्तान में बनने ले जाए, चाइना से तो नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा? मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, सवाल ये खड़ा होता है, क्या जो टेलीकॉम सेक्टर है जिसके कोई आदमी अछूता नहीं है, क्या चाइनीज कंपनियों से वापस ले लिया जाएगा? जिन चाइनीज कंपनियां जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बदनाम है जासूसी के लिए, उनसे वापस आ जाएगा? ये मैं सवाल, ये तो कल शाम से बोल रहे हैं गारंटी केवल मोदी की है और किसी की नहीं है, मोदी की गारंटी का दावा ठोक रहे हैं। है तो मेरा सवाल ये खड़ा होता है कि आज हर आदमी टेलीकॉम से जुड़ा है, हर आदमी व्यापार जुड़ा हुआ है, हर सेक्टर जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो टेलीकॉम से जुड़ा हुआ है, नेट से जुड़ा हुआ है। चाइनीज कंपनियों को दिया हुआ है जिनका नाम मैं बता देता हूं, जेटी कंपनी है जिसको बीएसएनएल, आइडिया और वोडाफोन का दिया गया है, और हुआवे जो पूरी दुनिया में जासूसी के लिए बदनाम है उसको एयरटेल का काम दिया गया। क्या इन पे कार्रवाई होगी क्या? और आज तक नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? जबकि हिंदुस्तान में टेलीकॉम की कंपनियां आखिर क्यों नहीं हुआ? नवीन जी साहब जवाब देंगे। छद्म राष्ट्रवाद कर रहे हैं आप लोग, सीधा आरोप है छद्म राष्ट्रवाद है। आप चाइनीज कंपनी को ठेका दे रहे हैं। कुल मिलाकर के जो गारंटी दी जा रही है वो सिर्फ एक घोषणा पत्र के तहत गारंटी है। मोदी की गारंटी पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। आम जनता ने भले ही आपको उस गारंटी के बेस पर सत्ता की चाबी सौंप दी है, लेकिन सीधे तौर पर आरोप है छद्म राष्ट्रवाद है। जी राकेश जी, देखिए हमारे जो मित्र ने सवाल किया है जी, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं पूरा जवाब दूंगा लेकिन वो सुनेंगे, जी जी, पूरी बात सुनेंगे। जो मैंने सवाल किया उसका पर्टिकुलर बिल्कुल पर्टिकुलर दूंगा। मेरे 3 सवाल रिपीट बीमारी आपकी जो भी है, तीनों दोबारा कह देता हूं, टेलीकॉम, एग्रीकल्चर, तो 3 काले कानून और नोटबंदी, इन्हीं पे मैं सवाल है, इन्हीं का पर्टिकुलर जवाब देना। आपके 25 सवाल किया आपने, मैं पूरे 25 सवालों का जवाब दूंगा। आप सुनिए, अभी एक ही दिन हुआ है, अभी एक दिन ही हुआ है, अभी तो सुनिए आप, हम देंगे आपको जवाब। पेट दर्द है, कमर दर्द है, जो भी दर्द है उसका हर बीमारी का इलाज मिलेगा, लेकिन सिस्टम से मिलेगा। ऐसे नहीं, हमारी बीमारी का इलाज बता रहे हैं। आपने पहला सवाल किया शिक्षा पे, कैसे कर सकते हैं आप शिक्षा पे सवाल? अभी एक दिन हुआ आपको, इसी राजस्थान में जहां हम बैठे हैं, एक दिन पहले की सरकार ने, गहलोत सरकार के शासन में 19 पेपर लीक हुए, लीक ने नीलाम हुए। किस महिला की बात करते हैं आप? महिला सुरक्षा की, जिस राजस्थान को पूरे लोग कहते थे ये मीरा की धरती है, आप देखिए क्या बना दिया आपने उस राजस्थान को भारत में नंबर 1 बना दिया। 3 सवाल पूछे हैं, टेलीकॉम, एग्रीकल्चर और नोटबंदी, उनका जवाब दे दीजिए। इस पे बाद में बहस कर लीजिए, मैं तैयार हूं बहस करने के लिए। मैंने 3 सवाल पूछे, उनका मैं एग्रीकल्चर की बात में करता हूं। नहीं, मैं 3 काले कानून, नोटबंदी और टेलीकॉम, इनका जवाब दे दीजिए। जाकर साहब आएंगे, उस पे मैं बहस करने जाकर साहब आएंगे, उन पे भी जाकर साहब उन पे भी आएंगे, जाकर साहब उन पे भी आएंगे, लेकिन 5 साल का रिकॉल करवा रहे हैं आपको। जाकर साहब उनका जवाब लेंगे, ये 5 साल का रिकॉल करवा रहे हैं आपको। जो सवाल पूछे उनका जवाब दे दीजिए, लेकिन 5 साल का रिकॉल कर लीजिए ना उसमें। नहीं, 5 साल का नहीं, अभी जो सवाल उसमें नहीं, बिल्कुल वो 3 चैप्टर आपने दिए हैं, वो 3 जो पॉइंट्स आपने दिए हैं उनका जवाब देंगे। लेकिन आप, मैं पहले उनका जवाब चाहता हूं, जो आप घुमाइए मत बात को, पहले इन तीनों नवीन जैन साहब का जवाब दीजिए। नवीन जैन साहब जवाब दीजिए, नवीन जैन साहब प्लीज। जाकर साहब जवाब लेने दीजिए, जाकर साहब जवाब लेने दीजिए प्लीज। क्या बात कर रहे हैं आप एग्रीकल्चर की? 3 काले कानून बोलिए आप। ठीक है, कौन से 3 काले कानून? क्या किया आपके राजकुमार जी ने? आप बात करिए ना मुद्दे की, आप बात करिए, मुद्दे पर आइए। आप 5 साल आपने क्या कर्मकांड किए राजस्थान में? राजस्थान को कहां पटक दिया आपने? उस पर बात करिए ना। अभी आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, 19,500 किसानों की जमीन आपने नीलाम करवा दी। आपके राजकुमार आते हैं 5 साल पहले, 1 से 10 तक गिनती गिनते हैं, कहां गई वो गिनती? कहां गई? आप बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, कहां गया वो भत्ता? मैं पूछ रहा पेपर जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। किसानों के मुद्दे पर आ रहे हैं, काले कानून किसानों से थे। कौन से काले कानून है? रिपोर्ट पेश की जाएगी। क्या शशिकांत ने ये, जो पूर्व निदेशक थे, उन्होंने ये कहा था? स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहे हैं आप, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप। क्या जो टास्क फोर्स बनाई गई थी, 11 मेंबर जिसमें बनाए गए थे, क्या कोई किसान संगठन था, कोई किसान नेता था,
कोई कृषि विशेषज्ञ था, और थे तो कौन थे, नहीं थे क्यों नहीं थे, पर मैं किसानों के दावे के साथ मुद्दे पर कहता हूं, हेमराज कोई जी, नहीं था आप उसमें। सुनना सीखिए, अभी तो पहला दिन है आपका। सर जी आप पहला दिन जवाब है, तो कृषि लीजिए। कानून तो पुराने आपने हैं, पूरे और उनका 5 साल आज तक राजस्थान की जनता कोई का बीजेपी के नेता ने आज तक जवाब नहीं दिया, नोटबंदी का मैं कोई दे रहा हूं ना नहीं आया। जवाब। जाकर साहब जवाब दीजिए। जवाब जाकर सुनिए। साहब जवाब आपको लीजिए। पता मैं है, जाकर साहब मैं जवाब जवाब देंगे। दूंगा तो आपके हाजमा खराब हो जाएगा, इसलिए आप जवाब ही नहीं कोई देना चाह कोई रहे। हालत आप खराब नहीं इसीलिए होगी, जवाब यहीं नहीं बैठ के देना चाह जवाब रहे। देंगे हम आपको। आप और मैं इसीलिए पूछना जवाब चाहता नहीं हूँ देना चाह रहे। कि देश की पूरे आर्मी 5 साल जब आपने फरवरी में राजस्थान की लॉकडाउन जनता- लगा रही थी, जनता आखिर में नहीं, मार्च नहीं, में लॉकडाउन क्यों लगाया गया, और क्योंकि जाकर साहब जवाब लेने आपको दीजिए, नमस्ते ट्रम्प ठीक है, करना था ठीक और है, ठीक है। सरकारें पलट नबी गई जैन थी। साहब से जवाब लेंगे, उससे पहले हेमंत गोयल साहब आपके पास आएंगे। कुल मिलाकर के 3 मुद्दे झाकड़ साहब ने याद दिलाए हैं, टेलीकॉम सेक्टर, काले कानून और एग्रीकल्चर। किसानों को क्या मिला इन 5 सालों में, कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया और केंद्र सरकार ने क्या किया, तमाम विषय राजनीति के विषय, लेकिन सरकारों का आकलन होना जरूरी है। लेकिन उस पर जाने से पहले हेमंत गोयल साहब, हार के जो कारण है, क्या वाकई में ये अंडरकरंट भारतीय जनता पार्टी का था? क्या वाकई में जो स्थितियां बनी, जनता के पास ऑप्शन नहीं था? क्या राहुल गांधी की जो तमाम घोषणाएं थी या अशोक गहलोत सरकार की जो तमाम गारंटियां थी, उन गारंटियों के ऊपर लोग विश्वास नहीं कर पाए? हार का जिम्मेदार कौन है, हेमंत गोयल साहब? देखिए राकेश जी, राजस्थान में जो अभी जनादेश दिया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। उनका जो संकल्प था आत्मनिर्भर भारत बनाने का, ये उसकी जीत है जी। वो जो कहते हैं कि हम नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब, ये हमारे लिए जातियां हैं। जो राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं ना, उसका जवाब ये राजस्थान की जनता ने दिया। और ये हार किसकी है? ये हार है अशोक गहलोत साहब जी। की। अशोक गहलोत साहब के पाखंड की हार है, अशोक गहलोत साहब के दादागिरी की हार है। अशोक गहलोत साहब ने जिस तरह से पूरा चुनावी कैंपेन किया, सचिन पायलट को बिल्कुल चुनावी कैंपेन से अलग रखा, और जिस तरह से उन्होंने आला कमान को ठेंगा दिखाया ना, जिस तरह से जो वो कहते हैं ना कि कांग्रेस ने सब कुछ उनको दिया, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने क्या दिया, ये पूरी हार अशोक गहलोत साहब की है। क्या ये लोकेश शर्मा के लेटर में पीड़ा है उसकी? संगठनात्मक रूप से सही काम नहीं हुआ उसका? हमें कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं है। जो लोकेश शर्मा अशोक गहलोत साहब के साथ 12 साल से था, 5 साल जब वो सत्ता से बाहर थे तब, और 5 साल जब वो सत्ता में अंदर था तब, लेकिन अब जब वो लोकेश शर्मा उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, तो हमें कहने की जरूरत कहां पड़ गई। हालांकि मैं लोकेश शर्मा की टाइमिंग पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। क्या लोकेश शर्मा भीलवाड़ा से टिकट नहीं मिला इसलिए फ्रस्ट्रेशन में थे क्या? क्या लोकेश शर्मा बीकानेर से टिकट नहीं मिला, भीलवाड़ा से टिकट नहीं मिला इसलिए फ्रस्ट्रेशन में थे क्या? पहले 2 महीने पहले ही बता सकते थे ना वो ये सारी लेकिन बातें। उन्होंने स्पष्ट कहा है, वो जो भी घटनाक्रम शांति धारीवाल के आवास पर हुआ, वो पूरी तरह से आलाकमान के खिलाफ बगावत थी। नहीं, लोकेश शर्मा तो आज कह रहा है, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं ये बात कि वो बिल्कुल पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, वो ठेंगा दिखाने का कार्यक्रम था। चूंकि अशोक गहलोत साहब ये समझते हैं कि उन्होंने बचपन में भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को जब वो बच्चे थे उनको जादू दिखाया, अब वो अभी भी वो उनको जादू दिखाना चाहते हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस को खत्म करके रख दिया अशोक गहलोत साहब ने, देश में रख दिया और राजस्थान में रख के रख दिया। अगर 25 नवंबर की घटना नहीं होती, जब वो खड़गे साहब सचिन पायलट को सीएम बनाने आए थे, यहां पर सीएम सचिन पायलट अगर बन जाते और एआईसीसी के प्रेसिडेंट अशोक गहलोत बन जाते, आज कांग्रेस जीवित हो जाती। कांग्रेस को इस तरह हार का सामना नहीं करना पड़ता। चलिए, ठीक है, लेकिन ठीक है, इन्होंने बिल्कुल समाप्त करके भीमराज जाखड़ साहब से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सूर्य पीठाधीश्वर फक्कड़नाथ जी महाराज हमारे साथ मौजूद है और ज्योतिषीय गणनाओं के लिए, अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। फक्कड़नाथ जी महाराज, आपका नवतेज टीवी में स्वागत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिन पहले मेरी मुलाकात आपसे हुई थी और जो घोषणाएं आपकी रही, ज्योतिषीय घोषणाएं रही या आपका आकलन रहा, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेहत भरा रहा। संत समाज किस तरीके से इस जीत को देख पा रहा है? जी भाई, आपने तो पहले ही बता दीजिए, नहीं तो कांग्रेस से मतलब मैं रखता हूँ, नहीं मैं बीजेपी, अच्छे इंसान की मैं रखता हूँ। तो मैंने तो पहले बताया कि समय की गति कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बारूमती से सीट आएगी, 15 को पार करेगी। उस दिन जब नतीजे आएंगे उस दिन बारिश भी आएगी। और दूसरी जगह चुनाव वहाँ पे बारूमती से होगी। आने वाले समय भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी हैं, वो फिर सुपर पावर बनेंगे। यानी कि कहना चाह रहे हैं 2024 बीजेपी का है। खतरनाक रूप से आएगी। और आंधी तूफान, भूकंप, बारिश, बाढ़ की गतियां चल रही है। आने वाला समय में जल स्तर बढ़ेगा। जो दुष्ट प्रवृत्ति का कोई भी पार्टी का नेता हो पकड़े जाएंगे, उल्टे लटकते नजर लेकिन महाराज एक चीज जानना चाहता हूँ, जिस सनातन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एजेंडा लेकर के चल रही है, एक आध्यात्मिक मुद्दों को सबसे आगे रख रही है, और खासतौर पर जिस तरीके से तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सरकार बनने के बाद रामभद्राचार्य जी ने बीजेपी नेताओं को बधाइयाँ दी और उन भक्तों को बधाइयाँ दी जो कई जिन्होंने बीजेपी के फेवर में जाके मतदान किया था। तो क्या अब संत समाज के निगाह से भारतीय जनता पार्टी ही फ्रूटफुल वो पार्टी है जो आध्यात्मिकता का ख्याल रखेगी? क्या कांग्रेस पूरी तरह से उस सनातन से बाहर हो गई है, या कांग्रेस में जो भी काम कर रहा है वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है? किस तरीके से देख पा रहे हैं पकड़ना जी महाराज? कई बार कांग्रेस में आदमी निकलता है, बीजेपी के अंदर आता है ना, वो भी तो काम करता है। पर बीजेपी क्या है, शुद्ध होके उसको शुद्ध करके कर रही है काम। इनमें की मति खराब हुई पड़ी है इनके अंदर। और जो आदमी इनमें से निकलता है, जैसे आपने वही बोलता है ना, कौन सा शर्मा अभी बोला ना कि वो गलौत खराब हो गया, तो पहले कहाँ गया था वो? पहले भी तो यहीं था। तो ऐसे ऐसे ये आत्मज्ञान पहले कहाँ था? हाँ, पहले कहाँ था? इसका मतलब वो उससे भी ज्यादा भ्रष्ट है भाई। वो आदमी अच्छा कहाँ से हुआ? वो वही 2 महीने पहले बोलते था। तो आने वाले समय में समय की गतियां बदल रही हैं, इसमें फिल्टर हो के बीजेपी के अंदर आ जाएंगे टूट टूट के। और भारत है ना, आने वाले समय सुपर पावर बनेगा। मैंने 2007 में निकाल दीजिए भविष्यवाणी। जी चलिए, भीमराव जाखड़ साहब, हेमंत गोयल साहब ने जिस तरीके से अशोक गहलोत के राजनीतिक चक्रव्यूह का जिक्र किया, लोकेश शर्मा के उस पत्र का जिक्र किया, और खासतौर पर शांति धारीवाल के आवास पर जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे आगे क्या रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी एक सफल सरकार के रूप में उभर करके आ पाएगी नहीं आ पाएगी, वो भविष्य के गर्भ में है। और मीडिया लगातार उन कमियों को उजागर करता रहा है, वो चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जहां पर कमी दिखेगी मीडिया कर्मी वहां पहुंचेंगे, संस्थान वहां पहुंचेंगे और उन तमाम चीज़ों को उजागर करेंगे। ये एक ट्रेंड चला हुआ आ रहा है और पत्रकार एक प्रकार से एक निष्पक्षता के साथ तमाम बातें करता है। हम ये चीज़ जानना चाहते हैं, अगर इतनी घोषणाएं, गहलोत राहत पैकेज, राहत कैंप और 100 यूनिट बिजली और तमाम चीज़ें, क्या वाकई में अंदर खाने की ये कहानी है कि स्वयं अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि सरकार वापस आए? देखिए सर, मैं आपको पहले भी क्लियर कर देता हूँ सर, ये सारी चीजें 6 तारीख को दिल्ली बैठक है। दिल्ली बैठक होने के बाद ही इनके विषयों पे, बिंदुओं पे, समीक्षा बैठक में, समीक्षा बैठक के बाद ही इन बिंदुओं पे क्लियरेशन हो पाएगा। और वो क्लियरिफिकेशन मीडिया के माध्यम से तमाम चैनलों से आपको बता दिया जाएगा। और रही बात आपके चैनलों की या मीडिया की, तो मीडिया चौथा स्तंभ है। वो हर समाज, हर वर्ग, हर जगह उनका पहुंचने का, समाज की बातों को आगे उठाने का उनका फ्री हैंड काम होता है, और वो काम आप कर रहे हो। तो मैं इसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी यही कहना है कि जो भी सरकार बने हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर, प्रदेश में, वो हर वर्ग का ध्यान रखे। बीजेपी उन आरोपों का जवाब आप दे सकते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही पिछले 5 साल में जिस तरीके से महिला अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, खासतौर पर एनसीआरबी की रिपोर्ट में जिस तरीके से महिला अपराध को लेकर के हम बिल्कुल लगातार उछाल पर आते रहे और कार्रवाइयाँ काफ़ी देरी से हुई। पेपर लीक माफिया का भी अभी नमित जैन साहब ने जिक्र किया, 19 पेपर आउट होना, क्या युवाओं की नाराजगी भारी पड़ी है? महिलाओं की पोलिंग अब की बार जबरदस्त हुई है। तो ये एक पूरा कॉम्बो बना है कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ। बीजेपी सीधा कह रही है अगर काम किया होता तो ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि लास्ट तक ये लग रहा था एग्जिट पोल के हिसाब से भी कांग्रेस रिपीट मार रही है। लेकिन वाकई में क्या ये बीजेपी का अंडरकरंट था जो वाकई में कांग्रेस को बिल्कुल बाहर कर दिया? सर जी, पेपर लीक की बात है, मैं आपको कहता हूँ 19 पेपर लीक हुए। पर मुझे एक बात सवाल लगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई सा एक बता दिए कि जो अपराधी हो, जिसको गिरफ्तार नहीं किया, कार्रवाई नहीं की गई हो, कार्रवाई नहीं करे तब सवाल उठाया जाना लाजमी है। और उसके लिए विधानसभा जो कानून बनाने का कानून बनाया गया है, और आजीवन कारावास का पूरे हिंदुस्तान में कानून, पहला कानून बनाने वाला राजस्थान है। और इसके मामले में मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा यदि सवाल खड़ा करती है तो आप संसद में के अंदर गए, आपके पास बहुमत, आप वहां से भी कानून बना सकते थे। आप कानूनी और बना के अपेयर कर दिए, कानून यहाँ लागू होता। दूसरा सवाल ये खड़ा करता है कि आपके राज्य में 14 बार पेपर लीक हुए, आप सवाल खड़ा कर रहे हो। सवाल खड़ा करना बिल्कुल लाजमी है, सवाल खड़ा कीजिए, पर उस सवाल का भी आप जवाब जरूर देना। मैंने पहले सवाल जवाब पूछे, 3 सवाल, उनका भी जवाब नहीं आया। मेरा चौथा सवाल ये है कि 14 बार पेपर लीक हुए, एक में गिरफ्तारी हुई हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि इनमें गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई, एक में कार्रवाई। कांग्रेस राज में 19 लीक हुए, कार्रवाई हुई है और कार्रवाई पूरी हुई है और पूरी कानूनी कार्रवाई है। अब कानून उनका इलाज करेगा। अब रही बात महिलाओं के अंदर, सर जी हमने जो भी महिला पहुंची उसकी FIR का प्रोविजन रखा, जो भी महिला पहुंची उसमें कार्रवाई होगी, आगे कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई वो जारी रहेगी। पर मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा के नेता इस सवाल का जवाब देंगे, जिस महिलाओं ने हिंदुस्तान का तिरंगा पूरे वर्ल्ड में लहराया, जो जंतर मंतर पे बैठ के प्रदर्शन किया, उनमें कार्रवाई हुई? क्या चिन्मयानंद मामले में क्या हुआ? कुलदीप सेंगर के मामले में क्या हुआ? नहीं बताएंगे। हाथरस कांड हुआ, रात को जिन बेटी को जला दिया जाता है, घरवालों को मुंह देखने नहीं जाता, उसका जवाब भाजपा नेता देंगे। फिर पूछना चाहता हूं, मणिपुर के अंदर जिस आदमी ने कारगिल लड़ा,
और वो सैनिक था, और उसकी मिसेज के साथ क्या किया गया मैं यहाँ बोल नहीं सकता, वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, उसको ऐसे नंगा करके घुमाया जाता है। महिलाओं के तो उसके सवाल का जवाब नहीं देंगे। क्या देश इतना शर्मसार कर दिया इन लोगों ने, जिन्होंने महिला का बलात्कार किया, गर्भवती महिला का बलात्कार किया, उसकी बेटी को दीवार पे पटक के मारा गया, उनके घर वालों की हत्या की गई, और 15 अगस्त जिस दिन आजाद हुआ उस दिन उनके बलात्कारियों का स्वागत करते हैं। योगी आदित्यनाथ तो राजस्थान में आकर के बोल के जाते हैं। आपको कह रहा हूं क्या इतना शर्मसार करोगे आप लोग देश के महिलाओं के मामले में? पर इनको महिलाओं के मामले में बोलने का भाजपा को 1% भी राइट नहीं है। और पहले इन सवालों का जवाब देते थे, फिर मेरे से पूछ लेना। मैं योगी आदित्यनाथ तो राजस्थान में आकर के बोल के जाते हैं, टेलर कांड, उदयपुर वाला टेलर कांड अगर यूपी में हुआ होता तो हम अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करते, हैंड टू हैंड मिल जाता उनका सर जी। परिणाम। कानून क्या लोकतंत्र यही है? कानून भी कोई चीज होगी ना, उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो आप बता दीजिए। कार्रवाई हाथों हाथ कार्रवाई हुई और कार्रवाई करके आप सलामकों के पीछे हैं, पर इनको वो चीज नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि हाथों हाथ जो जिस तरीके की संसदीय भाषा या मर्यादित भाषा, संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूं उन पे इनको बीजेपी को उस पर ये कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस तानाशाही का प्रयोग करती है, कांग्रेस तानाशाही शब्द का प्रयोग करती है। तानाशाही सर जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिन पे कार्रवाई नहीं हो तब तो आप बता दीजिए। आप तो इसके अंदर बता दीजिए कि जो आप मुझे बता दीजिए अजय टैनी के मामले में क्या हो, जिन्होंने किसानों पैदल चल रहे किसानों पे जीप चलाई गई, उनका जवाब नहीं देंगे। क्या रावड़ा गढ़साना में किसानों को नहीं थे, किसानों पे गोलियां बरसाई गई, किसान शहीद उस पर कार्रवाई हुई? क्या 73 गुजरों को गोलियों से मुदा उस पर कार्रवाई हुई? वो गुजर आंदोलन तो कांग्रेस सरकार में भी हुआ। पुलिसकर्मी आंदोलनकारी एक साथ खाना खा रहे थे, एक लाठीचार्ज तक का ऑर्डर नहीं दिया। 22 बार बीजेपी राजस्थान के अंदर क्या बोलते हैं फायरिंग हुई, पुलिस द्वारा उस पर कार्रवाई हुई। इनका जवाब मैं आपसे अभी भी दोबारा रिपीट कर देता हूं कि बिल्किस बानो, हाथरस केस, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, अजय टैनी और जंतर मंतर पे महिला पहलवानों वाले में कोई कार्रवाई हो तो आप बता देना। नमित जैन साहब जवाब मांग रहे हैं। देखिए राकेश जी, मैं जवाब दूंगा, लेकिन जिस सभ्यता का मैंने परिचय दिया है जी बिल्कुल, इन्होंने जितनी बार बोला मैं बिल्कुल चुप रहा हूँ, ये चुप रहेंगे। ठीक है। और ये जिस समय बोलेंगे फिर मैं मान लूंगा कि इन्होंने हार मान धैर्य से ली। सुनने के लिए आई है। नहीं, कांग्रेस विपक्ष में धैर्य से सुनने के लिए विपक्ष में बैठेंगे सर, बात ये विपक्ष की भूमिका आप जवाब निभाएंगे। दीजिए, आप बस बोलो जवाब। मैं ये आप कहना राज में चाहता हूं बिल्कुल कि देखिए, पॉइंट टू पॉइंट सवाल का जवाब होना चाहिए। सारे जवाब मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपने किए के सवाल। ठीक है। राजस्थान की जनता को किस दोराहे पे लाकर आपने खड़ा कर दिया, उसका एक बार आपने जवाब नहीं दिया। आप बात करते हैं सभ्य भाषा की, सभ्य भाषा नाकारा, निकम्मा, नालायक, ये भाषा होती है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री की। हमें सिखाएंगे आप भाषा? हमारी भाषा तो अच्छी है, आप अपनी भाषा संभालिए पहले। आप सवाल करते हैं देश के लिए, राजस्थान के बारे में आपके मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया, द्रष्टास बनकर देखते रहे। जब उदयपुर की महिला को नग्न करके पूरे चौराहे पर घुमाया गया, तब आपके मुख्यमंत्री जी का एक जवाब नहीं आया। एक छोटी सी बालिका को, हंसी खेलती फुलवारी को, उसके साथ बलात्कार हो जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े करके भट्टी में जोक दिया जाता है, और उससे 10 किलोमीटर दूरी पर इनकी दीदी आती है, राष्ट्रीय दीदी प्रियंका गांधी जी, वो नहीं जाती है। उत्तर प्रदेश में जाती है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। क्या राजस्थान की लड़कियां नहीं है? कहां चुप हो जाती है वो? इनके राजकुमार आते हैं, किसानों के बारे में बोलते हैं, सारे देश भर में घूमते हैं, लेकिन राजस्थान में आते हैं उनके मुंह पर ताला लग जाता है। हम करते हैं ना बात भ्रष्टाचार की, आप कह रहे हो जेल की सलाखों के पीछे भेजोगे, भेजेंगे, एक एक को चुन चुन कर भेजेंगे। जो जो पेपर लीक में शामिल थे, जो जो मंत्री, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे आपके गोपाल केसावत हो, जिसको आपने पकड़ के वापस छोड़ दिया, आप कह रहे हो सलाखों के पीछे भेजेंगे। हम भेजेंगे, चाहे वो कोई सा भी मंत्री हो, कोई सा महका लाल हो, उसको हम सलाखों के पीछे भेजेंगे। हम करेंगे उन पे कार्रवाई। एक एक बच्ची जिनके साथ बलात्कार हुआ है, एक एक महिला जिसके साथ गलत कार्य हुए हैं, उन सबके आरोपियों को, और जो बच्चियां दिवंगत हो गई, जो महिलाएं दिवंगत हो गई इन कांडों में, उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने का काम हम करेंगे। जो जो लोग, जिन जिन लोगों ने गलतियां करी है, वो सब सलाखों के पीछे होंगे, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो। आप देखिए किलो में सोना मिलता है सचिवालय में, करोड़ों रुपए नगद मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी हंस के निकल जाते हैं। मुख्यमंत्री जी थे, सवाल तो करेंगे। बेटे ने करा सवाल, खुद के बेटे ने करा है, और मुख्यमंत्री जी के जबान में, दिमाग में अगर कोई बात होती है तो वो दो ही लोगों को पता होती थी, या तो उनके बेटे को या ओएसडी लोकेश शर्मा को। दोनों के दोनों विरोधी हो गए। क्या किया गहलोत साहब ऐसा 5 साल में आपने, जो आपके खुद के, आपका राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड दोनों विरोध में हो गए। गहलोत साहब एक बार इस पे करिए आप, 8 तारीख तो दूर है दिल्ली वाली, तो पहले इस पे चर्चा करिए। जाकर साहब जवाब लेते, जाकर साहब कहीं जाना है, सवाल पूछे उनका जाकर साहब को जाना है, जाकर साहब जवाब नहीं आया, और अब मैंने सवाल पूछे उनका जवाब नहीं आया। सबका जवाब मिलेगा आपको, आप बैठिए, आप बैठिए। एक मिनट सुनिए, सवाल जनता पूछ रही है राजस्थान की, टेलीकॉम का आप राजस्थान से विदा हुए हैं, 3 काले कानून का, काले कानून मराठे कर का, रहे हैं ना, कौन से संजय काले मरीवाले का, कानून उनका जवाब नहीं आप आया। मैंने पूछा नोटबंदी का, नोटबंदी का टूरिज्म पे कौन चले जाते प्लान हैं, था, कहाँ गए वो कौन विदेश रॉबर्ट घूमने? ज्योरी था,
जैसे ही जिसको हारते हैं छुड़ाने के लिए नानी घर राजस्थान चले सिंह जी जाते हैं, अफगानिस्तान जैसे ही गए थे, हारते कंधार कांड के हैं अंदर नानी था, घर चले जिसने जाते यहाँ हैं। प्लांट लगाया, क्यों नहीं उसका रहते जवाब आज जनता तक के नहीं बीच, आया। क्यों नहीं मैंने रहते पूछा जनता सदन के में बीच, फिर लड़कियों जिस के देश बारे की में, बात करते अभी हैं तक वो जवाब क्यों नहीं नहीं आया। रहते वहां मैंने पर, पूछा वो बिल्किस चले बानो जाते का हैं नानी स्वागत घर, किया गया, छोटे महिला की बच्चे हैं बात क्या, कर रहे हैं, इनको अपरिपक्व डूब के बालक मरना है, चाहिए, जवाब नहीं मिल इनको पाएगा सोचना सर। चाहिए। जवाब नहीं मिल मैं पाएगा बात सर कर ऐसे। पाते हैं, आपसे जाकर पूछना साहब, चाहता हूं। जाकर साहब, आपके आपस विपक्ष का में तेवर, मिल रहा है। आपके मैं विपक्ष का पूछना तेवर चाहता हूं, बनता है, क्यों आपस में आपके मिलकर विपक्ष का लड़ने की तेवर बात बनता है, करते बिल्कुल हैं? बनता है। नहीं ठीक है, कर पाते पूछना वो, चाहता हूं, चिन्ह करते में ना, से एक किसानों के शब्द साथ बोलोगे? खड़े होते ना, मैं पूछना एक चाहता फोटो हूं। खिंचवाते ठीक हैं, है, लौटेंगे, वापस घर को चले लौटेंगे, जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए, बोलोगे? एक छोटे से आप ब्रेक कभी के लिए भी रुकेंगे, कोई नहीं बोले एक राजस्थान छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चर्चा जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। और महत्वपूर्ण बात है कि चर्चा लगातार जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं और एक जानने की कोशिश करेंगे कि हार का जिम्मेदार कौन है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या वाकई में बीजेपी का अंडरकरंट था, या वाकई में ये लग रहा था कि कांग्रेस की घोषणाएं सिर्फ घोषणा पत्र तक सीमित रही, या राहुल गांधी की 2018 में जो घोषणाएं थी उन घोषणाओं के पूरा नहीं हो पाने के कारण उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है? राजनीति का टॉप फ्लोर लगातार जारी, और महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर हार का जिम्मेदार कौन? कांग्रेस तीनों राज्यों में आखिर हारी तो क्यों हारी, और वो भी खास तौर पर हिंदी पट्टी वाले राज्यों में 2024 से पहले जिसे सेमीफाइनल माना जा रहा था उसमें कांग्रेस गेम से बाहर हो चुकी है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन भीमराज जाखड़ साहब जो कांग्रेस प्रवक्ता है व्यस्तता के चलते डिबेट से जा चुके हैं। साथ ही मेरे साथ जुड़े उमंग माथुर सीनियर जर्नलिस्ट, हेमंत गोयल साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, नमित जैन साहब बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर लगातार बने हुए हैं, वही सूर्य पीठाधीश्वर फकरनाथ जी महाराज लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उमंग माथुर, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से पूरा चुनाव आपने देखा, लगातार वो गलियां आपने खंगाली और राजनेताओं के मन अपने बूम के जरिए, अपने माइक के जरिए खंगालने की कोशिश की। जिस तरीके का चुनाव परिणाम रहा, खासतौर पर जयपुर की सीटों की बात करें, अमीन काग जी और रफीक खान को छोड़ दिया जाए तो बालमुकुंदाचार्य जिस तरीके से जीत के आए, क्या वाकई में ध्रुवीकरण हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी उन तमाम कोशिशों में सफल हुई है? वो नए प्रयोग जो नए चेहरे उतारे गए थे, खासतौर पर बालमुकुंदाचार्य और गोपाल शर्मा, किस तरीके से देख पा रहे हैं? बिल्कुल राकेश जी, अब हवा महल सीट पर हम कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण हुआ है, लेकिन वो पूरी तरीके से हुआ है इस पर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि बालमुकुंदाचार्य जी का जो जीत का और हार का अंतर था वो बेहद कम था। ध्रुवीकरण की अगर हम बात कर सकते हैं तो वो जयपुर नहीं, हम जैसलमेर सीट पर कर सकते हैं जहां पर साले मोहम्मद हारे, वहां पर हम कह सकते हैं ध्रुवीकरण हुआ है। लेकिन राजस्थान की हवा महल विधानसभा क्षेत्र पर ध्रुवीकरण को पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते हुआ है। और हार के कारणों की जो बात हो रही है, लगातार दिल्ली में मंथन जारी है। अभी हाल ही में सचिन पायलट का बयान सामने आया, उन्होंने भी कहा कि ये हार बहुत बड़ी हार है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि ठीक है, राजस्थान में हर बार राज बदलता है तो उसको उसी तरह ले रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट ने सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा के बयान को सुनकर यह कहा है इस हार पर मंथन जरूरी है। सीएम ओएसडी ने क्या कुछ कहा है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। और सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा के बयान की अगर हम बात कर लें तो जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले हेमंत गोयल जी हो, नमित जैन जी हो, ये तमाम लोग जो कह रहे थे कि 4.5 साल सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा सीएम की परछाई की तरह उनके साथ में थे। और हम कह सकते हैं राकेश जी, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद डायरेक्ट अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई लोहा ले रहा था तो वो ओएसडी लोकेश शर्मा ले रहे थे। तो 4.5 साल वो कहां थे, जाहिर सी बात है इस पर सवाल जरूर उठेंगे। और उनके ट्वीट पर जो रिप्लाई लगातार आ रहे हैं वो भी लगभग यही आ रहे हैं। हेमंत गोयल साहब आपके पास आएंगे। जो पत्र लोकेश शर्मा ने लिखा है, खासतौर पर सोशल मीडिया का और समुचित और उचित माध्यम है ज़्यादातर लोगों के पास अपनी सूचना पहुंचाने का, और लोकेश शर्मा कल से चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। लेकिन क्या आपको याद है, वसुंधरा सरकार के समय भी एक ओएसडी ऐसा हुआ करता था जो जिसको ये लग रहा था कि 5 सालों में उनके साथ अन्याय हुआ है, और उसके बाद वो ओएसडी आज तक कहाँ है उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और कहीं ना कहीं उस राजनीतिक कैरेक्टर से, या यूँ माना जाए प्रशासनिक कैरेक्टर से, वो व्यक्ति काफ़ी दूर है, आम जनजीवन की अपनी ज़िंदगी में है। क्या वाकई में जो चूक होती है, और इस बार जो कांग्रेस से चूक हुई है, वो वाकई में कांग्रेस को भी अंदाजा नहीं था? क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द दिया है, रेवड़ियां, जिस तरीके से योजनाओं का मार लगा दिया गया, मोबाइल बांटे गए, आपने राहत पैकेज बांटे गए, आपने राहत कैंप लगाए, आपने वो तमाम चीज़ें करने की कोशिश की कि शायद राजस्थान का रिवाज बदल जाएगा, लेकिन आपको मुंह की खानी पड़ी। क्या वाकई में जो अंदर खाने की बात है, या लोकेश शर्मा के लेटर को, उसके पत्र को अगर गौर से देखा जाए, पढ़ा जाए, तो क्या वाकई में सीएम अशोक गहलोत नहीं चाह रहे थे कि राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस की सरकार बने? ओएसडी लोकेश शर्मा के पत्र को गौर से देखें, सारा कुछ समीक्षा उस पत्र के अंदर है। अब कोई समीक्षा होगी वो केवल कॉस्मेटिक समीक्षा होगी, असली समीक्षा लोकेश शर्मा ने कर दी, अब औपचारिकता रहेगी। बिल्कुल। उन्होंने एक शब्द यूज किया है, हठ धर्मिता। तो मैं निश्चित रूप से लोकेश शर्मा के इस शब्द का बहुत अच्छे से समर्थन करता हूं, क्योंकि अशोक गहलोत साहब ये नहीं चाहते थे कि जिन लोगों ने, जिन बीएसपी के एमएलएज ने
जिन कांग्रेस के एमएलए ने सरकार गिरने के टाइम उनका साथ दिया, वो उनका टिकट काटे। उनको पता था कि ये, वो खुद कह चुके थे कि हमारे एमएलए के खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी है और 50% टिकट हमको काटने की आवश्यकता है। लेकिन उनको पता था कि अगर मैं टिकट काट दूंगा और नए लोग जो आएंगे, अगर वो जीत कर आए और सचिन पायलट को अगर आलाकमान सीएम बनाता है, तो वो लोग जो नए लोग जीत कर आएंगे वो मेरे साथ उतनी ताकत के साथ खड़े नहीं होंगे। अगर मेरे इन लोगों को मैं रिपीट करके जिताता हूं, तो ये लोग मेरे साथ सचिन पायलट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो अशोक गहलोत को खोने के लिए कुछ था नहीं। 3 बार वो चीफ मिनिस्टर रह लिए, वो एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी रह लिए, वो केंद्र में मंत्री रह लिए, उनके पास कुछ खोने को नहीं था। वो एक नवाचार कर रहे थे कि कैसे भी मैं कांग्रेस रिपीट करवा के और चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाऊं। इसलिए उन्होंने पूरी तरह से राजस्थान का खजाना खोल के रख दिया। उन्होंने कितने सारे जिले बना दिए। अब देख लीजिए ना, जिन जिलों में, नए जिलों में कहां कांग्रेस कहां जीत कर आ पाई, बीएसपी के एमएलए कहां जीत कर आ पाए, वो 50% वो जो सिटिंग एमएलए थे वो कहां जीत क्या समझ रही थी? क्या आम जनता इन तमाम दावपेचों को समझ चुकी थी कि वाकई में जो जिलों की घोषणाएं हुई थी सिर्फ चुनावी घोषणाएं, वहां का प्रशासनिक ढांचा कैसे तैयार होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे, अचानक से घोषणाएं कर देना सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र है? क्या आम जनता जान चुकी थी और ये वाकई में यही कारण रहा कि बीजेपी का अंडरकरंट दौड़ पड़ा? राकेश जी, 4.5 साल सरकार ने कुछ किया नहीं। अंतिम 6 महीने में योजनाओं की झड़ी लगा दी। क्या जो महंगाई राहत शिविर लगे, क्या 4.5 साल सीएम को महंगाई नजर नहीं आई? क्या 12-13 रुपए प्रति लीटर जो डीजल पेट्रोल की रेटें ज्यादा थी, क्या वो उनको नजर नहीं आई? क्या जो बिजली में छूट दी गई वो उनको पहले नजर नहीं आई? क्या जो सिलेंडर फ्री किए गए वो उनको पहले नजर नहीं आए? तो जनता सब समझती। और एक बात मैं कहता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और विनम्रता के साथ कहता हूं, ये वीरों की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है। अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को खरीदने का प्रयास किया और उसका जवाब राजस्थान की जनता ने ये ईवीएम के जरिए दे दिया। ये फ्री। अरे आप समग्र विकास की बात करते हैं ना, आप महिलाओं को 10,000 रुपए में खरीदना चाहते हैं जी। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? आप अरविंद केजरीवाल की कॉपी करना चाहते हैं क्या? आप महिलाओं की समग्र विकास की बात करते हैं, उनको शिक्षा से जोड़ने की बात करते हैं, उनको रोजगार से जोड़ने की बात करते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। आप अब उनको सीधा प्रलोभन देना चाहते हैं। शायद मोबाइल की बजाय वो मशीनें उन्हें दी जाती, शायद वो अपनी कौशल को सीख पाती और वो सिलाई मशीनें जो बांटी जाती, शायद उनसे उनकी आजीविका चलती। काम ये होना चाहिए था। बिल्कुल जी। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं भी ये कहना चाहता हूं कि जो शब्द हेमंत जी ने इस्तेमाल किया, हठ धर्मिता, वाकई में कहीं ना कहीं पूरे 4.5 साल 5 साल ये हठ धर्मिता शब्द कांग्रेस के अंदर गूंजता रहा। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अब की बार का चुनाव कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस के आला कमान ने नहीं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लड़ा है। उन्होंने किसी और को आगे आने ही नहीं दिया। और जिस हिसाब से हेमंत जी ने बताया कि अपने चहेतों को उनको टिकट दिलवाना था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हमारी भी चर्चा हुई थी कि अगर मान लीजिए यानी आलाकमान तक जो फीडबैक दिया गया वो सब कुछ मैनेज फीडबैक था। जी। चलिए नबी जैन साहब आपके पास आना चाहेंगे। हालांकि प्रचंड बहुमत के साथ आप आए हैं, छत्तीसगढ़ आपका है, मध्य प्रदेश आपका है और 5 साल का मौका आम जनता ने, आम आवाम ने आपको दिया है। लेकिन एक सीधी सी बात है, आपके पार्टी के एक सांसद है वरुण गांधी, अक्सर लगातार पार्टी के मुखर वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। और कुछ दिनों पहले एक बयान उनका था कि भारत माता, हालांकि भारत माता की जय से किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, या उन्होंने एक स्पष्ट रूप से एक बयान दिया था कि भारत माता की जय करना, या जय श्री राम बोलने से भूखे का पेट नहीं भर जाएगा, विकास के मुद्दों की बात करनी होगी और कहीं ना कहीं वो बातें करनी होगी, बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात करनी होगी। अब उन मुद्दों पर बात करनी होगी जिन मुद्दों पर काम होना चाहिए। किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्या वाकई में बीजेपी की एक छवि बन चुकी है कि ध्रुवीकरण और सनातन और आध्यात्मिकता की आड़ लेकर के सिर्फ सत्ता प्राप्ति है, बाकी सब कुछ नहीं? जी राकेश जी, देखिए G20 हुआ, जी पूरे विश्व ने देखा जी, वो एक नजारा था नए भारत का। विश्व गुरु बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो विकास का नजारा था। हम चंद्रयान पे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, वो एक नजारा था। इसके अलावा आप देखिए धारा 370 खत्म होती है। भारत से एक मुद्दा जिसको सालों तक जीवित रखा कांग्रेस सरकार ने, ठीक है, वो खत्म हुआ। राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को रामलला विराज रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरा भारत खुशी मना रहा है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, कोई सी भी जाति हो, कोई सा भी संप्रदाय हो, उसका स्वागत कर रहे हैं। दुल्हन की तरह पूरा हिंदुस्तान सज रहा है। लेकिन कांग्रेस तो बोल रही है 2024 के इलेक्शन है, इसलिए जनवरी की तारीख दी गई है जानबूझ करके। राम मंदिर को भी एक प्रकार से चुनाव में भुनाने की तैयारी है। राकेश जी,
जिस कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया हो, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उन पर जनेऊ सूट नहीं करता है, उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसी बातों कर क्या मतलब है। पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि आप कहाँ इफ्तार पार्टी करते हैं और रामनवमी के जुलूस पर रोक लगाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप बात करिए विकास की, आप बात करें डेवलपमेंट की, आप बात करें शिक्षा की, आप बात करें चिकित्सा की। वो हो रहा है इस देश में, वो रोजगार मिल रहा है युवा को, वो चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है, और आप देखिए वो महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है। आप देखिए राजस्थान का या मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का जो पोल आया है उसमें साफ स्पष्ट हो गया है 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिला है। मोदी जी ने जो उनको मौका दिया है उसको उन्होंने बुनाया है। महिलाओं ने कहा है हम मोदी जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमें आगे बढ़ने दीजिए, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगी। और वही हो रहा है। जैसा कि हमारे गोयल साहब बता रहे थे कि महिलाओं को हमें सशक्त बनाना होगा, उनको सिलाई मशीनें देनी होगी, उनको कंप्यूटर पर बैठाना होगा, उनको उस किचन से बाहर निकालकर इसकी तरफ बढ़ाना होगा, लेकिन हमें पहले उनको मजबूत बनाना होगा। और इसी क्रम में मोदी जी ने सबसे पहला काम किया, उनके लिए पूरे देश भर में जो शौचालय बनाए हैं, वो एक सबसे पहले जो महिला की जो आबरू होती है वो सुरक्षित हुई, क्योंकि जो महिलाएं बाहर शौच कर जाती थी वो नहीं, अब आज हर घर में टॉयलेट बन गया है। और इसके बाद उनको सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाया, शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, चिकित्सा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, एक नया भारत बन रहा है। और आप देखिए विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। 2028 का लक्ष्य है कि हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ जाएंगे। और मोदी जी ने कहा है उनकी जो गारंटी है वो 100% लागू होगी। और इस पर मोहर लगाई है 3 राज्यों के चुनावों ने, 3 राज्यों के पोल ने, और वही होकर रहेगा। मोदी जी ने कहा था कि दूसरे नंबर पर हम भारत को लाएंगे, और वो होकर रहेगा। कोई से भी नाकामयाब मंसूबे और जो बात करते हैं आरएसएस को बिल में बांटने की, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है, चाहे भूकंप आए, चाहे सुनामी आए, चाहे कोई सी प्राकृतिक आपदा आए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन आरएसएस हमेशा पहली पंक्ति में खड़ा रहा है। चाहे 2 बजे भूकंप आए, 2:10 पर आरएसएस का कार्यकर्ता जहां भी होगा उस स्थान पर पहुंच जाएगा और एक ही धर्म निभाएगा, देश हित का धर्म, अपने राष्ट्र का धर्म। वो कोई नहीं देखता, न वो हिंदू देखता है, न वो मुसलमान देखता है। और उसको गाली दी डोटासरा जी ने बिलों में बांटने की, इतनी गंदी गंदी, और वो पाप लगा है। और उसी पाप का जरिया आप देखिए कल कांग्रेस सरकार की क्या दुर्गति हुई है। राष्ट्र को इन्होंने बेचने की कोशिश की, वो नहीं मंजूर होगा। और एक मजबूत भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वो कर रहेगा। पकड़ना जी महाराज ने अभी आपकी इस बात पर सहमति दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यानी कि कौन सा शराब, किस शराब को लेकर के आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के हारने के पीछे ये कारण रहा है? पकड़ना जी महाराज। कांग्रेस के अंदर वही है, जैसे एक तरफा राज है, जैसे एक दूसरे को समझाए नहीं, जैसे सचिन पायलट एक दूसरे अध्यक्ष बना था, इनके द्वारा कहाँ चलाओ, नजरअंदाज एक दूसरे को कर दिया गया। यार फिर एक तरफी कोई भी चीज कभी नहीं चल सकती। आप ये मानते हैं कि संतों को लेकर के जो कांग्रेस की सोच है वो क्या वाकई में ठीक है या ठीक होनी चाहिए? किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस में अलग, इसमें पूरे आदमी अच्छे नहीं ना, इस कारण से सोच नहीं है। अब जैसे संतों का नाम आता है उनकी गतियां बिगड़ती है। अब क्या संतों के द्वारा मुख्यमंत्री चलेंगे, वो चलेंगे, तो कौन सा इसमें संत जो बनाया कौन सा खराब बनाया? नहीं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये करती है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है, राम मंदिर पर अयोध्या में हर साल दिवाली पर एक महाआयोजन होता है, भगवान राम के आने की खुशी में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, लाखों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, एक प्रकार से एक आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करने की कोशिश की जाती है। वही कांग्रेस बोलती है कि 2024 में जानबूझ करके जनवरी में इनॉग्रेशन किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन है। यानी कि ये जो दोहरा रवैया है, क्या कांग्रेस को सनातनी संस्कृति से दिक्कत है या भारतीय जनता पार्टी के उस सनातन का समर्थन करने से दिक्कत है? इनसे दोनों से इनको नफरत है। भगवान राम का तो आज से नहीं, अपने कई हजारों पीढ़ी से, जब भारत है जब से भी राम मरता आदमी राम भगवान का नाम कर, राम का नाम लेते हैं अपने। जय श्री राम का नारा था और भगवानों का कम चलता है, तो उस युग से ही कया मरती टाइम राम का नाम तो ले ले। तो ये राम का नाम आज का थोड़ा ही है, ये तो बहुत ही पुराना नाम है और ये ओरिजिनल जगह है। तो जैसे जैसे भगवान राम की 500 साल तक सुनाई नहीं, और आज जैसे सुनाई हो रही है वैसे वैसे ही देखना आने वाले समय में जो इनसे नफरत करेगा वो बचेगा नहीं। चलिए हेमंत गोयल, फाइनल वर्डिक्ट आपसे लेंगे और यही मैं पूछना चाहूँगा जो सवाल मैंने आचार्य श्री को किया है कि ये लड़ाई क्या इस बात की है? यानी कि कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी या सनातन या अध्यात्म के विषय को अगर राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर के काम करती है तो वो राजनीति है और हम नहीं करेंगे। यानी कि दोहरा रवैया क्यों? हम करेंगे नहीं और वो लोग करेंगे तो उसे राजनीति बताएंगे।
दिक्कत ये है कि वो सनातनियों के वोट तो लेना चाहती है, लेकिन उनको सम्मान नहीं देना चाहती जी। उनको उस तरह से नहीं देखना चाहती जिस तरह से वो चाहते हैं। जब सही कहा मेरे बीजेपी के प्रवक्ता मित्र ने कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक बता सकती है और सनातनियों को ढोंगी वो लोग कह सकते हैं, ईश्वर का नाम लेना राजस्थान में दुर्बर हो गया साहब। आपको मालूम है ना कि तमाम तरह की पीएफआई जैसे संगठन को राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत जी मान्यता प्रदान करती हैं और कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते हैं, रामनवमी शोभा यात्रा पर रोक लगाते हैं। ये क्या और वो चाहते हैं कि सनातनी उनको वोट दें और कहते हैं साहब हम हिंदू हैं। कभी अशोक गहलोत ने आज से पहले कभी गाय की पूजा करी थी क्या? लेकिन सत्ता में वापसी के लिए उन्होंने गाय की पूजा भी करी, वो मंदिर भी गए। वो असली ढोंग तो वो कर रहे हैं ना भाई। बीजेपी वाले तो उनके तो एजेंडा में है, वो तो कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग तो बीजेपी की कॉपी करके सत्ता में वापसी करने के लिए वो ये सब काम कर रहे हैं। तो ढोंगी तो वो है, इसलिए ये सब चलने वाला नहीं है। देश जान चुका है और अब कांग्रेस की जो वो लामबंदी होने लगी है क्या? क्या जिस खासतौर पर हिंदू समाज को लेकर के वो लामबंदी दिखाई देने लगी है कि जो हमारी आध्यात्मिक संस्कृति का सम्मान नहीं करेगा उसके साथ जाना आप ठीक नहीं है, क्या वो लामबंदी अब देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखने को मिल रही है, क्योंकि ये हमारी आस्था का प्रश्न है। ये हमारे लिए कोई एजेंडा नहीं है, ये हमारे लिए अपनी धार्मिक संस्कृति का प्रश्न है। और ये कोई आज की बात थोड़ी है साहब, ये तो युग युगों से हमारी धार्मिक मान्यताएं चली आ रही हैं। और सनातन क्या है? सनातन कोई धर्म नहीं है साहब। सनातन तो हमारा जो एक हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा जो मानवीय सेवा है, वो सनातन है। और सनातन तो ये जो मुस्लिम हिंदू करवा रहे हैं ना, ये कांग्रेस करवा रही है। और आप ये आज नई बात नहीं है, कांग्रेस पर तो तुष्टीकरण का पेटेंट है। वो तो आज से थोड़ी आजादी के बाद से वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी का भी उन्होंने कोई विकास तो नहीं किया ना, केवल एक वोट बैंक समझा और आज तक उनका विकास नहीं किया। 3 तलाक क्या छोटी मोटी समस्या थी क्या? जी। तभी तो मुस्लिम महिलाएं आज मोदी को चाहती हैं। आप मुस्लिम महिलाओं से बात करके देख लीजिए, वो मोदी की समर्थक है, क्योंकि 3 तलाक इतनी बड़ी समस्या थी। उस पर अगर निजात उसमें भी बर्ग लाने की कोशिशें हुई है, उसमें भी बर्ग लाने की कोशिशें हुई है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। जी। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, जिस तरह की पनौती जैसे शब्द का यूज करते हैं। प्रियंका गांधी ने बोला कि साहब लिफाफा खाली था और ये योजनाओं का लिफाफा भी मोदी जी का खाली रहता है, ये केवल वोट। तो इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के सीनियर लोग क्यों नहीं इनको पार्टी से बाहर कर देते हैं। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को पार्टी से बाहर कर दो, मैं प्रियंका गांधी को पार्टी से बाहर कर दो, फिर देखिए सशक्त विपक्ष कांग्रेस बनकर सामने आती है, ये नहीं आती। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस को खत्म करने का काम किया। जिस समय कांग्रेस के बड़े नेता गांधी परिवार के खिलाफ लामबंद हुए थे, तब अशोक गहलोत साहब ही थे जो उन सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए थे। क्योंकि ये एक सत्ता की जो लालसा है ना अशोक गहलोत साहब की, उसने कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है। ठीक है, उमंग माथुर आपके पास आना चाहेंगे, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। क्या कुछ हार के कारणों को लेकर के हमारी लगातार व्याख्या चल रही है, लगातार उस पर बात चल रही है, लग क्या रहा है? सरकार का कार्यकाल आपने भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष कितना किया ये आपने भी देखा है, लेकिन जो चीज़ें निकल करके आने लगी है, यानी कि सिर्फ टव्वल वाली स्थिति हो चुकी है और जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर डालने की तैयारी है, किस तरीके से देख पा रहे हैं? राकेश जी, जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा था कि ये पूरा 4.5-5 साल कांग्रेस की पूरी राजनीति, वो भी राजस्थान की अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इर्द गिर्द ही रखी, किसी को उस घेरे के अंदर शामिल नहीं होने दिया। उनके जितने भी चहेते विधायक थे उनका भला करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 3 जिन विधायकों को हम कह सकते हैं, शांति धारीवाल हो, महेश जोशी हो, धर्मेंद्र राठौड़ हो, उनके ऊपर तलवार लटकी थी निलंबन की, उसको रोके रखा। महेश जोशी की एक हम कह सकते हैं कि व्यवस्था थी, वरना 2 को तो उन्होंने टिकट दिलवा ही दिया था। तो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो ये बयान, जो अलग अलग जो बयान आते थे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे, ऐसा वो नहीं कर पाए। ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, ऐसा वो नहीं कर पाए। अहंकार था क्या? वो अहंकार था? बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो अहंकार था, या उसे अति महत्वाकांक्षा कह सकते हैं, या फिर हम ये कह
सकते हैं कि ये एक टीस उनके मन में ये थी। पायलट के लिए मैसेज भी हो सकता है वो। पायलट के लिए मैसेज भी था, और कहीं ना कहीं जैसा कि हमने बार बार कहा है, एक लाइन में मैं समाप्त करता हूं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार हो सकता है आया हो कि अगर इस बार कांग्रेस वापस आती है और मैं अगर मुख्यमंत्री नहीं बनता तो ना सिर्फ मेरा राजनीतिक कैरियर खराब हो सकता है, मेरे बेटे का हो जाएगा, और मेरे जो तमाम समर्थक विधायक है उनका और भी राजस्थान में एक नए क्षत्रप का जन्म हो जाएगा जो कांग्रेस को लीड करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। नमित जैन साहब, फाइनल वर्डिक्ट आपसे लेंगे और पूछना यही चाहूँगा, आपको बधाई हो, तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ में आई है। रोड मैप क्या रहेगा? देखिए पिछली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, आरोप प्रत्यारोप अलग विषय होते हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, रोड मैप क्या रहेगा? क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि रेवड़ियाँ बांटना अलग विषय है और ज़मीनी धरातल पर आम आवाम के लिए काम करना बहुत अलग विषय है। कानून व्यवस्था, शिक्षा, पेपर आउट, बेरोजगारी, तमाम जो चुनौतियाँ हैं और साथ में खजाना खाली, हर राजस्थानी पर जो कर्जे का बढ़ता बोझ, ये तमाम चीजें आपके सामने किस तरीके से देख पा रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल राकेश जी, नमित जी बोले उससे पहले एक छोटी सी बात नमित जी से मैं भी कहना चाहूंगा। बीजेपी पूरे साल भर तक हमने भी देखी है, और कहीं ना कहीं जब बीजेपी तीनों ही राज्यों में बहुमत के साथ में आई है तो लोगों के मन में जो हम कह सकते हैं एक आस एक बंदी है, और वो आस सीधी सीधी ये है कि अब राजस्थान के जो लोग हैं वो अब राजस्थान की राजनीति में दो गुटों के बीच में संघर्ष नहीं चाहते। शिक्षा स्वास्थ्य चलो ठीक है, लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं चाहते, आप उन्हें उनके पैरों पे खड़े कीजिए, वो खुद काम करना चाहते हैं। और जहां तक महिला सुरक्षा की बात हो, युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, आप सिर्फ कहने के लिए कुछ ना करें, वाकई में उनका विकास करें, क्योंकि जो वादे आपने किए हैं उन वादों को आप धरातल पर भी लाएं, सिर्फ कहने के लिए कुछ ना करें। ये कहीं ना कहीं जनता अब बीजेपी की तरफ आंख उठाकर देख रही है, क्योंकि बीजेपी को उन्होंने वर्डिक्ट दिया है। जी नमित जैन साहब। जी राकेश जी, मैं उमंग जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जिस राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया पिछले 5 सालों में, आप देखिए बात कर रहे हैं कि खजाना खाली, जिस तरह से लोगों को चाहिए, आज की जो जनरेशन है, आज का जो युवा है, उसको रोजगार चाहिए, उसको रेवड़ियाँ नहीं चाहिए। और पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी रेवड़ी नहीं बांटी। हारना मंजूर है, जनता का जनादेश मंजूर है, लेकिन कभी रेवड़ी नहीं बांटेंगे, देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। जिस तरह से केजरीवाल जी ने शुरू किया और अशोक गहलोत जी उस तक आ गए, ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा करने से क्या होता है, एक हम हिंदुस्तानी है, स्वाभिमानी है, हर व्यक्ति को ये चाहिए, चाहे मैं 100 रुपये कमाऊं या 50 रुपये कमाऊं, लेकिन खुद का कमाऊं। आप महिलाओं ने कहा है हमें नहीं चाहिए सस्ता सिलेंडर, हमें चाहिए हमारा सुरक्षा, हमारी बच्चियां घर से बाहर निकले तो उसको कोई गलत नजर से नहीं देखे, हमारी बेटियां बाहर पढ़ने जाए तो उसके साथ कोई गलत हादसा नहीं हो, ये महिलाओं ने कहा है। छात्रों ने कहा है हम परीक्षा की तैयारी करेंगे, हमारा पेपर लीक नहीं होना चाहिए, हमारा पेपर नीलाम नहीं होना चाहिए, ये हम करके दिखाएंगे। हमारी कानून व्यवस्था करेगी, उससे पहले हम इतना कानून व्यवस्था को इतना मजबूत करेंगे कि हर व्यक्ति रात को 12 बजे निकलो, चाहे एक महिला रात को 2 बजे घर से बाहर निकलो, वो सुरक्षित रहेगी। जो कमियां गहलोत सरकार ने छोड़ी है, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, आप महंगाई की बात करते हैं, जो महंगाई राजस्थान में थी, सबसे महंगा डीजल, सबसे महंगा पेट्रोल, हम हर तरफ उसकी तरफ देखेंगे, उन्होंने क्या क्या गलतियां की है उसको सुधारेंगे। ऐसा नहीं कि उनको योजना को बंद करेंगे, जो अच्छी योजना की वो चलती रहेगी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने योजनाएं चलाई, जिले नहीं बने, जिले बना दिए। अरे आप देखिए तो सही, आपके पास पैसा कहां से आएगा? जिला बनाना ऐसा है, एक हाईवे को आपने जिला बना दिया, फिर देखिए आपका क्या हुआ। सबसे पहली हार हुई उस जिले की, दूदू जिले की, बाबूलाल नागर, जो आपके सीएम के सलाहकार थे, वो सबसे पहले आ रहे हैं और हजारों वोटों से आ रहे हैं। ये राजस्थान की जनता है, इसको खरीद नहीं सकते। और राजस्थान क्या, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश को आप नहीं खरीद सकते। आप देख लेना, आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा और वो बनकर रहेगा। कांग्रेसियों की हालत वही हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, मेरे मित्र उठकर चले गए, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, लेकिन हमारे गांव में एक कहावत है कि जो किवाड़ में उंगली आ जाती है तो 10-15 दिन तक उसका असर रहता है, दर्द से बेचारा कहराता है। वो चल रहा है, कांग्रेस का होगा। अभी तो नए नए निकल कर आएंगे, लोकेश शर्मा आया है, कल खाचरियावास आएंगे, परसों रघु शर्मा आएंगे, देखिए पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, समय कमी। फकरना जी महाराज, आपका फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। आपकी ज्योतिषीय भविष्यवाणी सही साबित हुई है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को सत्ता का सिंहासन मिला है, क्या नसीहत आप देना चाहेंगे? किस तरीके से नई सरकार बनने जा रही है, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? नई सरकार बनेगी, जब बहुत अच्छी सरकार बनेगी, सोच और समझ के हिसाब से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जैसे यूपी के अंदर किस टाइप से बनी है, उस हिसाब से ढांचा तैयार होगा और
कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, तमाम मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हुए। हेमंत गोयल साहब आपका भी शुक्रिया, नमित जैन साहब आपका भी शुक्रिया, भीमराज जाखड़ साहब, सूर्य पीठाधीश्वर फक्कड़नाथ जी महाराज और मेरे सहयोगी उमंग माथुर, आप तमाम लोग इस चर्चा में शामिल हुए। कुल मिलाकर के हार का जिम्मेदार कौन, इसको लेकर तो सोशल मीडिया पर सिर्फ फटवल की स्थिति बन चुकी है। कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एक पत्र का बम फोड़ा है। उसके बाद से कांग्रेस में चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि औपचारिक घोषणाओं के बाद में यह औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी कि हार के कारण क्या रहे। 3 राज्य, 3 हिंदी पट्टी के राज्य कांग्रेस आखिर हारी क्यों, क्योंकि सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन हार के कारण क्या है ये तमाम लोग जानते हैं। एक पत्र ने तमाम चीजें खुलासा कर दी है। लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, जिसे तीनों राज्यों में एक प्रकार से माना जाए प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता मिली है, हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी सरकार के साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में आम आवाम को एक राम राज्य की सरकार दे पाए। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।